नमस्कार दोस्तों आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 71 तक पहुंच चुके हैं जहां पे हम डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, डीलिमिटेशन के पीछे का रैशनेल क्या है, अभी तक कितने डीलिमिटेशन कमीशंस बनाए जा चुके हैं और इन कमीशंस को बनाए जाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम डीलिमिटेशन कमीशन जो 2020 में बनाया गया था, जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ध्यान में रख के बनाया गया था, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन समझेंगे, क्योंकि 2019 में आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर था और दूसरा लद्दाख था, इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस 2019 के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आए। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। तो किसी भी देश के अंदर या किसी देश के जो प्रोविंस है उनके अंदर अगर वहां पे लेजिस्लेटिव बॉडी है तो उनके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को फिक्स करना ही डिलिमिटेशन कहलाता है। आपको इसको इस तरीके से समझिए, हमारे देश में दो तरीके की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और दूसरा आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उसके लिए हर एक स्टेट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी अलग अलग स्टेट के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री की लिमिट को फिक्स करने का जो प्रोसेस है हम उसी को डीलिमिटेशन कहते हैं। अब ये जो डिलिमिटेशन का काम है ये एक बहुत ही हाई पावर्ड बॉडी के थ्रू किया जाता है, जिसे हम डिलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आखिरकार इस डिलिमिटेशन के पीछे का रैशनेल क्या है, डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है। अब इसकी जरूरत को समझने के लिए आपको तीन चार बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का उसमें एक यूनिफॉर्मिटी को बनाने की पूरी कोशिश की है। और ये यूनिफॉर्मिटी दो लेवल पे बनाई जाती है। एक तो आप देखेंगे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे आप देखेंगे तमिलनाडु है, आपका यूपी है, एमपी है, इन सारे स्टेट्स के बीच में इनके पॉपुलेशन और इनको जो सीट मिली है इसके बीच का जो रेशियो है ये सारे स्टेट्स के अंदर में समान हो। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु को अगर 20 सीट मिली है और इसका पॉपुलेशन मान लीजिए कि 40 करोड़ के आसपास है, या 40 करोड़ तो नहीं, 20 करोड़ के आसपास है। तो इस 20 सीट और 20 करोड़ का जो रेशियो है ये तमिलनाडु में जिस तरीके का होगा वही रेशियो यूपी में भी बना के रखा जाएगा, वही रेशियो एमपी में भी बना बना के रखे जाएगा और वही रेशियो हमारे देश के बाकी स्टेट्स में भी बना के रखा जाएगा। एक तो ये यूनिफॉर्मिटी हो गई। दूसरी जो टाइप की यूनिफॉर्मिटी है वो ये कि एक स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो पॉपुलेशन रेशियो सेम होना चाहिए। यानी अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोगों पे एक सीट है तो सारे उस स्टेट की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोगों पे एक सीट बना के रखा जाएगा और उस स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको इसी तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो दो तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी को बना के रखने की कोशिश की है। तो इसी इक्वल रिप्रेजेंटेशन यानी इक्वल यूनिफॉर्मिटी को बना के रखने के लिए जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक थोड़े 10 साल के बाद हमारे देश में जो है वो सेंसस को कंडक्ट करवाया जाता है और जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं उस पॉपुलेशन के चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है। तो इस बदलते हुए पॉपुलेशन के हिसाब से किसी भी देश में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट करना ये डिलिमिटेशन के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, ताकि उस यूनिफॉर्मिटी की जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की बना के रखा जा सके। और ये काम किससे होता है, डिलिमिटेशन के प्रोसेस से होता है। तो डिलिमिटेशन हमारे देश के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने का काम करता है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन बढ़ता है या जो पॉपुलेशन घटता है उसके हिसाब से ये जो है इक्वल सेगमेंट ऑफ पीपल के को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है। दूसरी चीज जो ये करता है कि ये डेमोग्राफिक चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जब
डिलिमिटेशन किया जाता है तो यहाँ पे पॉपुलेशन शिफ्ट को ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है। ये डिलिमिटेशन के प्रोसेस में हमें ये भी पता चलता है कि ओवर टाइम माइग्रेशन कितना हुआ है ना। और जो सेंसस का डेटा है इसका इस्तेमाल करके ये सारी बातें पता लगाई जाती है। तो किसी भी एरिया में, किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में या स्टेट में डेमोग्राफिक चेंजेस क्या हुए हैं उसको रिफ्लेक्ट करने का काम डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो करता है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे देश में जो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी डिलिमिटेशन काम करता है। इस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने में डिलिमिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, समझिए। डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन को एडजस्ट करता है और इस पॉपुलेशन को एडजस्ट करके हमारे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने का काम करता है। अब अगर इस पॉपुलेशन को एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो एक आदमी का जो वोट का वैल्यू है वो आप देखेंगे कि चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर इस रेशियो को बनाए जब रखा जाता है तो इसमें पॉपुलेशन और वोट या पॉपुलेशन और सीट, ये जो रेशियो होता है वो ऑलमोस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम बना के रखा जाता है। तो डिलिमिटेशन इस बात को इंश्योर करता है कि हर एक वोट का जो है वो इक्वल वेट हो और जब वो अपने जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करे तो ठीक है। फिर डिलिमिटेशन जो है वो आपको रिप्रेजेंटेशन में इम्बैलेंस को प्रिवेंट करने का काम करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब पॉपुलेशन किसी भी एरिया में ग्रो करता है और किसी एरिया में ग्रो नहीं करता तो इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन और इस घटते हुए पॉपुलेशन को एडजस्ट करना जरूरी है, वरना जो बढ़ते हुए पॉपुलेशन वाला एरिया है उनको नुकसान हो जाएगा और जो घटता हुआ पॉपुलेशन वाला एरिया है इनको फायदा हो जाएगा। तो इस नुकसान और फायदे से बचाने के लिए इन दोनों एरिया में रिप्रेजेंटेशन में कोई इम्बैलेंस ना आए, इस बात को प्रिवेंट करने के लिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस इस पॉपुलेशन को एडजस्ट करता है और जिस सीट का रेशियो मैंने आपको बताया, जिस पॉपुलेशन का रेशियो मैंने आपको बताया, उसको बना के रखने की कोशिश करता है ताकि किसी एरिया में ओवर रिप्रेजेंटेशन ना हो या फिर किसी एरिया में अंडर रिप्रेजेंटेशन ना हो। ठीक बात है। अगला जो ये काम करता है कि ये डेमोक्रेसी में फेयरनेस को मेंटेन करता है, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी देश में जब डेमोक्रेसी होती है तो उसकी डेमोक्रेटिक जो फैब्रिक है वो उसके सिटीजन्स के फेयरली रिप्रेजेंटेशन में उस पर डिपेंड करता है। तो जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक फैब्रिक को स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत करता है। कैसे? बाय इस बात को इंश्योर करके कि हर एक सिटीजन का फेयरली रिप्रेजेंटेशन हो लेजिस्लेटिव बॉडीज में। और ये कैसे इंश्योर होता है? मैंने आपको बताया ना कि हर एक स्टेट के अंदर पॉपुलेशन का और उसको मिली सीट्स का ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के अंदर सेम होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये जो डिलिमिटेशन है वो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी इम्प्रूव करने का काम करता है, क्योंकि ये इफेक्टिव गवर्नेंस को फैसिलिटेट करता है। ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके मैनेजमेंट का काम करता है और ये कैसे करता है? बाय रीडिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज लॉजिकली। ये लॉजिकली किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाउंड्री को रीडिफाइन करता है और इससे हमारे देश में गवर्नेंस में फायदा होता है, क्योंकि इससे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब मान लीजिए किसी भी स्टेट में अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ेगी और ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव की जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करने का काम हमारा डिलिमिटेशन करता है, क्योंकि डिलिमिटेशन ही वो प्रोसेस है जो ये बताता है कि इस स्टेट की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तो इस स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस स्टेट को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक बात है। जब किसी भी स्टेट के ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो उसको उस स्टेट के गवर्नेंस जो है उसमें आपको एक इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा, उस स्टेट में इलेक्टोरल प्रोसेस का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होगा। फिर जो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ है उसको भी डिलिमिटेशन रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये कई सारे रीजनल डेवलपमेंट के चेंजेस को भी अकाउंट करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हुए हैं उनको अकाउंट करता है और पॉपुलेशन डेंसिटी को भी अकाउंट करता है, उसका भी ध्यान रखता है ताकि एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया जा सके, एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन को पूरे देश में बनाए रखा जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको एनहांस करने का काम डिलिमिटेशन करता है, क्योंकि आप देखेंगे जो इन्फ्लुएंस ऑफ गेरिमैंडरिंग यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज फॉर पॉलिटिकल गेन किया जाता है, यानी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को मैनिपुलेट किया जाता है। मान लीजिए किसी भी लोकसभा में किसी स्टेट्स का अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है तो उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या को बढ़ा दिया जाता है
तो इस स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या को बढ़ा दिया गया, और ये मैं लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ, तो अगर लोकसभा की जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी स्टेट में है, अगर उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर को बढ़ा दिया जाता है तो उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़ जाता है। और ये पॉलिटिकल गेन के लिए कोई ऐसा ना करे, इस बात को भी रिड्यूस करने का काम जो है वो डिलिमिटेशन करता है। इससे हमारे देश में इलेक्टोरल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ता है। साथ ही साथ जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उसके प्रेजेंटेशन को भी इंश्योर करने का काम डिलिमिटेशन करता है, क्योंकि जब डिलिमिटेशन पॉपुलेशन में चेंज को मेजर करता है तो वो इस बात का भी मेजरमेंट करता है, इस बात का भी अकाउंट करता है कि जो एससी है या एसटी है या ओबीसी है, इनके जो भी कैंडिडेट्स, इनके जो पॉपुलेशन है उसमें किस तरीके से चेंज आया है, क्योंकि इनको भी इनके पॉपुलेशन के रेशियो के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिला होता है, रिजर्वेशन मिला होता है। तो जब इनके पॉपुलेशन में चेंज आता है तो इनके रिजर्वेशन में भी इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज आता है। तो इससे ये बात इंश्योर होता है कि जो रिजर्व कैटेगरीज हमारे देश में है उनका भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से हमारे देश में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिलिमिटेशन का रैशनेल जो है उसका क्या औचित्य है और वो किन किन कामों को करता है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि अभी तक कितने कमीशंस जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, सबसे पहले आपको समझना है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी हर बार डीलिमिटेशन कमीशन को एक एक्ट बना के स्टैब्लिश किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है अंडर अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। और डीलिमिटेशन कमीशन को बनाने का जो एक्ट है वो कौन पास करता है? पार्लियामेंट पास करता है। और इसको आपको ध्यान में रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। अब इस डीलिमिटेशन कमीशन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ये होता है कि ये बाउंड्रीज को मार्क करता है, चाहे वो टेरिटोरी पार्लियामेंट्री हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, माफ कीजिएगा इसका मैं इसकी स्पेलिंग जरा ठीक कर दूं। हाँ, तो जो डीलिमिटेशन है, जो डीलिमिटेशन है दोस्तों, वो पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, दोनों में से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाउंड्री को मार्क करता है। ये इसका फंक्शन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इसके जो ऑर्डर्स होते हैं, यानी डिलिमिटेशन कमीशन जब बन जाता है तो ये जो भी ऑर्डर्स देता है उसको एक लॉ के समान माना जाता है, एक कानून के समान माना जाता है, और इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत ही हाई पावर्ड बॉडी इसलिए भी कही जाती है। इसके जो ऑर्डर हैं वो आप देखेंगे उनको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। इसके ऑर्डर्स को पार्लियामेंट के सामने या जो भी स्टेट असेंबली कंसर्न्ड है उसके सामने रखा जाएगा, और फिर इसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं वो परमिसिबल नहीं होते हैं। यानी एक बार डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर में पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब मैं हाई पावर्ड बॉडी की बात करता हूं तो हाई पावर्ड बॉडी का मतलब यही है कि इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो एक फोर्स ऑफ लॉ की तरह होते हैं और इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जब मैं हाई पावर्ड बॉडी की बात करता हूं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो उसका मतलब ये है कि इसने जो ऑर्डर एक बारी पास कर दिया, उस ऑर्डर को ना तो पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ना ही स्टेट असेंबली उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। अभी तक दोस्तों 4 डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं। सबसे पहली बार 1952 में बनाया गया था, दूसरा 1963 में बनाया गया था, तीसरा 1973 में बनाया गया था, और चौथा 2002 में बनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की पावर देते हैं कि वो डिलिमिटेशन कमीशन को बना सके। तो सबसे पहले है आपका आर्टिकल नंबर 82। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को इस बात के लिए एम्पावर करता है कि वो डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करे, पारित करे, और ये हर सेंसस के बाद जो सीट्स है उसके एलोकेशन को रीएडजस्ट करेगा, और जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करेगा। यानी आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन एक्ट पास करके हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट पास करेगी, और जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है अलग अलग स्टेट्स को उसको रीएडजस्ट करेगी, जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज है उसको एडजस्ट करेगी। फिर आर्टिकल 170 कहता है
कि हर एक स्टेट का जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवीजन है उसको किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के पर्पज से, ठीक है। और ये जो डिवीजन है वो लेटेस्ट पॉपुलेशन फिगर के बेस पे किया जाएगा। तो जहां आर्टिकल 82 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करता है, वहीं 170 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करता है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 327। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को ग्रांट करता है इस बात का पावर कि वो कानून बनाए, किसके रिलेटिंग, इलेक्शन के रिलेटिंग, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन, यानी कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो भी कानून होंगे उसको बनाने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को देता है। इसके अलावा आर्टिकल 329 ए एंड 329 बी है जो ये स्टेट करता है, ये बताता है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, यानी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन किया गया है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इंश्योरिंग द फाइनलिटी ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन डिसीजन, और जो डिलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसके ऑर्डर्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो ये बात करता है आर्टिकल 329 ए और 329 बी। तो इसी की बात मैंने आपसे अभी की। अब इन सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसमें 3 अमेंडमेंट के माध्यम से कुछ चेंजेस लाए गए। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, इसने एक डिलिमिटेशन पे फ्रीज इंपोज कर दिया टिल 2001 टू इनकरेज फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, यानी हमारे देश में जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर अपनाए जा रहे थे, जो हमारे देश में फैमिली प्लानिंग को लेकर सरकार की स्कीम थी, उन सबको इनकरेज करने के लिए 2001 तक के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था, ठीक है। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 आया, 42nd ने क्या किया, 2001 के लिए इसको फ्रीज कर दिया। फिर जब 2001 आया तो वहां पे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस अमेंडमेंट ने ये जो फ्रीज किया गया था पहले 2001 तक के लिए उसको एक्सटेंड करके अब डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया है। लेकिन इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो रीलोकेशन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स है SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट्स है उसका रीएलोकेशन किया जा सकता है, और ये रीएलोकेशन जो है वो 2001 के सेंसस के डेटा के बेस पे होगा। यानी आप इस बात को समझिए कि लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं किसी भी स्टेट्स के अंदर, जो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन उस टोटल सीट्स में जितने SC या ST के लिए रिजर्व सीट्स हैं उस SC ST के लिए रिजर्व सीट्स को रीएडजस्ट किया जा सकता है, रीएलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर SC ST के पॉपुलेशन में चेंजेस हुआ है और इस SC ST के लिए रिजर्व सीट को बढ़ाने या घटाने की जरूरत है तो 2001 के सेंसस के डेटा के आधार पे SC ST के लिए रिजर्व सीट को रीएलोकेट किया जा सकता है। बाकी लोकसभा की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 आया, इसने भी कुछ चेंजेस किए। इसने इस बात के लिए प्रोविजन किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है फॉर रीएडजस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 2001 के सेंसस के डेटा के बेस के आधार पर था वो किया तो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो उसको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, उसको ऑल्टर नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी ये कहा गया कि जो किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मान लीजिए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 10 लाख का पॉपुलेशन रहता है। अब इस 10 लाख की पॉपुलेशन की जो बाउंड्री है इसको हम रीएडजस्ट कर सकते हैं। 10 लाख का जो है वो 8 लाख भी हो सकता है, 10 लाख का जो है वो 9 लाख भी हो सकता है, और 10 लाख का जो है वो 11 लाख भी हो सकता है। तो हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को तो रीएडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी स्टेट्स को मिली हुई है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, ऐसा 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 कहता है, ठीक है। तो एक बार हम ध्यान दे देते हैं कि 84th और 87th अमेंडमेंट ने मेजर चेंजेस क्या क्या लाए। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो था एक स्टेट का लोकसभा में ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस उसको अनऑल्टर्ड कर दिया टिल 2026। मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया था 2001 तक, ठीक है। फिर 84th ने क्या किया, इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया, तो यानी कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो फ्रीजिंग था अब वो 2026 तक पहुंच गया है। इसका मतलब कि लोकसभा में अलग अलग स्टेट्स को जितनी सीट्स मिली हुई है वो 2026 तक उसमें कोई भी चेंज नहीं लाया जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं,
total number of existing seats in legislative assembly of states on the basis of 1991 census will remain unaltered till 2026। तो जिस तरीके से लोकसभा के सीट्स को स्टेट्स के अंदर चेंज नहीं किया जाएगा, उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स थी 1991 के सेंसस के बेस पे, उसको भी कोई भी उसमें भी कोई छेड़छाड़ 2026 तक नहीं किया जाएगा। यानी अगर बिहार में जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स हैं उसमें 2026 तक कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC ST कैटेगरीज शैल बी रिवर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 ने ये कहा था कि 2001 के सेंसस के बेस पे SC ST के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उसका तो रीएलोकेशन अलाउड है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल बी लिमिटेड दैट पॉपुलेशन ऑफ ईच पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ स्टेट शैल सो फार एज प्रैक्टिकेबल विद द सेम थ्रू आउट द स्टेट। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज को पॉपुलेशन के साथ इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि एक स्टेट के अंदर अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनके बीच में जितना भी पॉसिबल हो, जिस हद तक पॉसिबल हो, जो रेशियो है पॉपुलेशन का वो सेम बना के रखा जा सके। यानी अगर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है किसी भी स्टेट के अंदर, तो इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल लगभग इक्वल पॉपुलेशन हो, इस बात को इंश्योर करके रखा जाएगा। ये 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन 3 अमेंडमेंट्स के थ्रू जो भी चेंजेस लाए गए हैं हमारे डिलिमिटेशन के प्रोसेस में, या हमारे इसमें जो पॉपुलेशन के प्रोसेस में या कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज में, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों एक स्पेशल कमीशन के बारे में बात करते हैं जिसे 2002 में बनाया गया था, और ये चौथा डिलिमिटेशन कमीशन था। मैंने आपको बताया कि अभी तक टोटल 4 डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए हैं। पहला 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। तो 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू क्या क्या चेंजेस आए उसको हम एक बार देख लेते हैं, बिकॉज ये रिसेंट वाला है। तो इसका अगर हम कॉन्टेक्स्ट समझे तो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन को 2002 में सेटअप किया गया था अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002, और इसमें 2001 के सेंसस का डेटा का इस्तेमाल किया गया था। इसका जो प्राइमरी एम था वो ये था कि जो लोकसभा में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बाउंड्रीज को फिक्स किया जाए, बाउंड्रीज को रीएडजस्ट किया जाए, और लोकसभा में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रीएडजस्ट किया जाए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रीएडजस्ट किया जाए, लेकिन जो टोटल नंबर है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को तो एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उस टोटल नंबर ऑफ सीट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। उसके बाद ये जो फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन था, इसको एक बहुत ही लंबे गैप के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले का जो आप देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन था वो 1972 में बनाया गया था ऑन द डेटा ऑफ 1971 सेंसस। ठीक है, तो इस वजह से ये एक बहुत ही लंबे गैप के बाद बनाया गया कमीशन था। अगर हम इस फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल आपको जो मैंने डिलिमिटेशन कमीशन का ऑब्जेक्टिव बताया वही होगा, टू रीएडजस्ट द बाउंड्रीज ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जाहिर सी बात है, जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करना, फिर इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना, है ना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में, ताकि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहे, इसको अपहोल्ड किया जा सके। साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट्स हैं उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उसको भी रीएडजस्ट करना। फिर साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज है उसको रैशनलाइज करना, ताकि अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफिक शिफ्ट को बताया जा सके। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इस कमीशन ने, माफ कीजिएगा, अब इस कमीशन ने कुछ मेजर रिकमेंडेशंस भी दिए। जैसे इसने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि लोकसभा की जो सीट्स है वो 543 पे रिमेन रहेगी, और स्टेट असेंबली जो है उनकी जो स्ट्रेंथ है पहले से 1971 के सेंसस के डेटा के आधार पे वो भी बनी रहेगी। फिर इसने रीड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज की भी बात की, यानी कि इसने इस बात को इंश्योर करने के लिए कि नियर इक्वल पॉपुलेशन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इन अ स्टेट, इसको भी इंश्योर करने का काम किया। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक स्टेट के अंदर में मान लीजिए 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है,
तो इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल पॉपुलेशन हो, इस बात को इंश्योर करने का काम किया जाता है। अब देखिए, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जिस हद तक पॉसिबल हो, जिस हद तक प्रैक्टिकेबल हो, उस हद तक इस पॉपुलेशन के फिगर को ओवरऑल सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम करके रखने की कोशिश की जाती है। फिर इसके बाद इस कमीशन का ये भी रिकमेंडेशन था कि 2001 के सेंसस के पॉपुलेशन डेटा के आधार पे एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था उसको एडजस्ट किया जाए। साथ ही साथ इसने ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखा, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को अलाइन करते हुए जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील की बाउंड्रीज है उनके साथ अलाइन करके इस तरीके से चेंज लाने की कोशिश की कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री है वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील की बाउंड्रीज के साथ अलाइन कर जाए। साथ ही साथ इसने इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये रिकमेंडेशन दिया कि जो नई बाउंड्रीज है वो 2008 में जो जनरल इलेक्शन है उसमें फोर्स में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से 2002 का जो कमीशन था उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बिल्कुल सेम थे। अब 2020 में एक और डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट आप ये समझिए कि इसको 2020 में बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो 2020 का जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन के एक्ट के बेस पे ही बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इन 5 स्टेट के अंदर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके बाउंड्री को रीड्रॉ करना, और ये जो रीड्रॉइंग होगा वो 2001 के सेंसस के बेस पे होगा। यानी 2020 का जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो इन 5 स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए लाया गया था, और ये जो रीड्रॉइंग होगा वो 2001 के सेंसस के बेस पे होगा। ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स इसका बिल्कुल सेम होगा दोस्तों। असेंबली और पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री को रीड्रॉ करना ताकि इक्वल पॉपुलेशन प्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा सके। एससी एसटी के लिए जो भी रिजर्व सीट्स हैं उनको पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस आए हैं उनके बेस पे उनको रिलोकेट किया जा सके। इसके अलावा जो न्यू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके, स्पेशली आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019, क्योंकि 2019 में आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि पहले एक स्टेट था, इसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इन 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ जो 2020 का कमीशन था वो इस बात को इंश्योर करने का काम करता है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और जो वैल्यू ऑफ वोट्स है उसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो। अब मैंने आपको बताया कि मेनली 5 स्टेट्स को 2020 के डिलिमिटेशन कमीशन ने कवर किया है। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरीज बन गया है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और नागालैंड है। ठीक है, अब इस कमीशन ने भी कुछ की रिकमेंडेशंस दिए थे स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर। क्या क्या है समझते हैं। इसने टोटल असेंबली सीट्स को इंक्रीज किया। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी उसको अब इंक्रीज करके, जो कि पहले 83 थी, अब 90 कर दिया गया। इसमें आपको ध्यान में रखना है जो पीओके के लिए 24 सीट्स है उसको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, जम्मू रीजन के लिए 6 सीट्स बढ़ा दी गई, कश्मीर रीजन के लिए 1 सीट बढ़ा दी गई। ठीक है, फिर शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन था उसमें भी हम देखते हैं चेंज देखने को मिला। जम्मू 7 सीट्स रिजर्व फॉर एससीज इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम। जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 7 सीट को रिजर्व किया गया पहली बार। शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीट्स को रिजर्व किया गया पहली बार। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में सीट्स को रिजर्व किया गया। फिर उसके बाद जो लोकसभा है उसका डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है उसमें किया गया ये कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो जम्मू कश्मीर में है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो पॉपुलेशन बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए, पॉपुलेशन बैलेंस को बनाए रखने के लिए वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री है उसको रीड्रॉ किया गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को भी इसमें ध्यान में रखा गया, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील बाउंड्रीज के साथ अलाइन किया जा सके ताकि जो गवर्नेंस है वो ज़्यादा आसान हो सके, ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, इस बात के लिए भी एफर्ट लगाए गए। तो ये दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन का चैप्टर था जिसमें मैंने आपको बताया कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो अलग अलग स्टेट्स के बीच में इक्वल प्रोपोर्शन बनाए रखना, इक्वल रेशियो बनाए रखना कि अलग अलग स्टेट्स को कितने पॉपुलेशन के बेस पे कितनी सीट्स मिली है, ये रेशियो अलग अलग स्टेट्स में सेम रहे। फिर एक स्टेट के अंदर जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन रेशियो है उसको भी सेम बना के रखना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और इससे इस बात का इससे इस बात को इंश्योर किया जाता है कि हमारे देश में जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो बनाए रखा जा सके, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंश्योर करने की कोशिश की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जो भी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। इस सेशन के पीडीएफ के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको पूरी लक्ष्मीकांत के नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाने से पहले दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, मेरे को और ज़्यादा जो है वो इंकरेजमेंट मिलता है और मैं अब नई नई चीज़ें आपके लिए ज़रूर लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।